Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and me along with my team are once again present in front of you to give you one of the most fantabulous contents that is available for the UPSC Civil Service Preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है और मैं मेरी टीम के साथ जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके आपको कैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी की जा सकती है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट वी आर कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर सीरीज दैट वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन द एनसीईआरटी. मेरा नाम प्रतीक नायक है. जो लोग हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म के ऊपर नए जुड़े हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं. मैं मेरी टीम राइज के साथ आपके सामने ऑलरेडी काफी दिनों से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट बना रहा हूं. दो स्टूडेंट्स हु जॉइंड न्यूली ऑन दिस प्लेटफॉर्म, उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं. मैं पिछले 6 साल से यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर तैयारी करा रहा हूं फॉर द लास्ट 6 इयर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल्स के अंतर्गत. और साथों साथ मैं स्टेट सर्विसेज के अंदर था. आई यूज्ड टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, बट बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन टीचिंग eventually I thought कि मेरे पास जो भी है let us share, and Unacademy is one of the most wonderful platforms जो आपको अच्छी तरह से घर पे बैठे बैठे तैयारी करा सकता है. तो उसी के ही कंटिन्यूएशन में let us start in the previous series, in the previous classes that we had discussed. और आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है उसका नाम है ट्रेडर, किंग्स एंड पिलग्रिम्स. अब देखिए कुछ जो नए एडिशन है उसमें चैप्टर नंबर 9 है. ये चैप्टर नंबर 9 है. ये दोनों के दोनों सेम ही है, चिंता मत करिएगा. आप ये टाइटल को देख लीजिएगा क्योंकि उसमें आगे का एक चैप्टर का जो सीरियल नंबर है वो हटा दिया है. पुरानी मतलब जो अभी जो लेटेस्ट पब्लिश्ड एनसीईआरटी उसमें इन्होंने चैप्टर आगे पीछे किया है. नाम तो इनका सेम ही है, द नेम इज सेम. ओके, एटलीस्ट ये चीज पता होनी चाहिए. कैसे हम लोग आगे चलेंगे उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है. जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं और जिन लोग को हम लोग का कंटेंट अच्छा लग रहा है कि राइस के ऊपर हम लोग आपको एनसीईआरटी करा रहे हैं, बट अदर देन एनसीईआरटी इफ यू वांट टू जॉइन अस यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द अनअकैडमी प्लस, जहां पे आप PN लाइव नाम का कोड यूज कीजिएगा. और जब सब्सक्राइब कर रहे हो अनअकैडमी प्लस को तो आप PN लाइव नाम का कोड यूज कीजिएगा. यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल. मैं कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल को लेके अपना कोर्स चला रहा हूँ. 7 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. प्लस की खासियत यही है कि आपको मिस्ड क्लासेस अगर आपका छूट भी गया है तो भी आप उसको देख सकते हो. आपके डाउट शेयरिंग सेशंस होते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो पाता है. स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं. क्लासरूम जैसी फील देता है पर डिजिटल और वर्चुअल क्लासरूम है. तो ये आपको एडवांटेजेस बना देता है कि किस तरह से आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर तैयारी किया जा सकता है. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस केस कि जब हम लोग प्लस की बात करते हैं तो आप उसके ऊपर जुड़ सकते हो. वो आपका डोमेन है कि कैसे आपको करना है. हम लोग आगे चलते हैं. आज के एनसीईआरटी सेशंस के अंदर हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी 9 चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं. प्रीवियस क्लासेस में 9 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं. आज का जो सेशन है वो चैप्टर नंबर 10 को लेके है. अब प्रिसाइसली प्रीवियस क्लासेस को हमने जब पढ़ा था तो एज यूजुअल मैंने आपको 2 पार्ट के अंदर हिस्ट्री को डिवाइड करना है. और मैंने बताया था कि हिस्ट्री आज हम लोग 2019 में जी रहे हैं. मैं आपको हर क्लास के अंदर थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं सो दैट टाइमलाइन जो है वो टाइमलाइन क्रोनोलॉजिकल आपके दिमाग में बैठ जाए. काफी लोग को लग रहा होगा कि सर हर एक क्लास में ये टाइमलाइन क्यों बनाते हैं. बेटा यही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी में ये टाइमलाइन दिया ही नहीं है. और एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूं विद इन दिस 40-50-1 आवर जो हमारा 1 घंटे का टाइम स्लॉट रहता है उसके अंतर्गत. और उसी के अंतर्गत हमने जब शुरू किया था हिस्ट्री को ओरिजिन जब करना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था हमने स्टोन एज से पढ़ा था. ये स्टोन एज कब शुरू हुआ था तो मैंने आपको वहां तक बता दिया था कि हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो 0 का टाइम फ्रेम आता है वो 0 क्यों, क्योंकि इस समय जीसस क्राइस्ट हो गए और क्राइस्ट के पहले के जितने भी इवेंट्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं. बिफोर कॉमन एरा के रूप में पहचानते हैं. और क्राइस्ट के बाद वाले जो इवेंट्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन एरा के रूप में पहचानते हैं. आपके जितने भी टॉपिक्स है सबसे पहले स्टोन एज आता है जो 2 मिलियन ईयर्स अगो से पहले शुरू हुआ था. और इट कंटिन्यूड अप टिल 10,000 BC. कब तक चलता रहता है, 10,000 BC तक चलता रहता है. ये स्टोन एज को पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के रूप में पहचाना जाता है. स्टोन के टूल्स मिलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था. उसके बाद 2700 BC तक आते
वी स्टार्टेड ऑफ विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द प्रीवियस क्लास। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू किया था, वो चलता गया चलता गया चलता गया, उसका भी डिक्लाइन हुआ। उसके बाद 1600 तक आते आते या 1500 तक आते आते आपका वैदिक एज की शुरुआत हो गई। और जब वैदिक एज बन रहा था तो उस टाइम पे वेद लिखे गए, आपके छोटे छोटे किंगडम्स बने, जहां पे जन कहा गया है, उनको क्या कहा गया है, जन, राजन, राजा के लिए शब्द यूज किया गया है। वो वैदिक एज के अंदर वेद आपके सब लिखने शुरू हो गए। करीबन 1000 तक आते आते लेटर वैदिक एज की शुरुआत हो गई। ये लेटर वैदिक एज के अंतर्गत आपके अधर वेदिस लिखने शुरू हो गए। वैदिक एज में खाली ऋग्वेद लिखा गया था, लेटर वैदिक एज में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब का कंपाइलेशन हो, लिखना मतलब ओरल कंपाइलेशन हुआ। उसके बाद बात आगे चलती है और करीबन 600 तक आते आते, करीबन 600 बिफोर कॉमन एरा तक आते आते इंडिया में महाजनपद बनने शुरू हो गए। ये जो महाजनपद बन रहे थे उसी दौरान आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ। हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर, बेटा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसके बाद हमने जब थोड़ा आगे पढ़ा तो ये 16 महाजनपद थे। ये 16 में से फिर एक महाजनपद अपना बड़ा एम्पायर बनाएगा, एक महाजनपद अपना बड़ा एम्पायर बनाएगा। वो एम्पायर बनाया था 325 में। किसने बनाया था? मौर्य डायनेस्टी ने। और मौर्य के अंदर मैंने पिछले क्लास के अंदर आपको अशोक के बारे में बता दिया था, अशोक के धम्म के बारे में बताया था। और उसके बाद जब आगे चलते हैं, मौर्य का डिक्लाइन हुआ 185 के आसपास, और 185 से जो इंडिया की शुरुआत हुई, 185 से लेके हम लोग करीबन 185 से करीबन हम लोग देख सकते हैं करीबन 300 सीई तक, मतलब हम लोग जीरो के इस साइड आए हैं। और ये जो पीरियड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट मौर्यन इंडिया। ये जो पोस्ट मौर्यन इंडिया था, इसको हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था कि डिसइंटीग्रेशन हो गया, मौर्य में बड़ा सा एम्पायर बनता है, पोस्ट मौर्यन में टूट जाएगा। कैसे टूटा? पिछले क्लास के अंदर हमने आपको ये भी पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था याद रखो। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स आए। कौन कौन आए? इंडो ग्रीक्स, उसके बाद शक, उसके बाद पार्थियंस, उसके बाद कुषाण। याद आया कि नहीं है बेटा? उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सेंट्रल इंडिया में डिसइंटीग्रेशन हुआ पोस्ट मॉडर्न इंडिया का, और कौन सी डायनेस्टी पावर के ऊपर है? शुंग डायनेस्टी और कण्वा डायनेस्टी। याद आया कि नहीं है बेटा? उसके बाद हमने पढ़ा था डेक्कन के अंदर, और डेक्कन में कौन सी डायनेस्टी पावर के ऊपर आई? सातवाहन डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? सातवाहन डायनेस्टी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो डायनेस्टी पावर के ऊपर आएगी वो साउथ के ऊपर आएगी, और साउथ के अंदर मैंने आपको बताया था संगम एज की शुरुआत हो जाती है। किसकी? संगम एज में। और संगम एज वाज अ लिटरेचर एज, जहां पे तमिलनाडु के अंदर 3 बड़े बड़े किंगडम्स उभर के आएंगे, चोला, चेरा और पांड्या। ये कैसे उभरे, इन्हीं को ही हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के क्लास के अंदर हम लोग कुषाण के बारे में देखेंगे। आज के क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि डेक्कन के अंदर सातवाहन लोगों ने किस तरह से अपना डेवलपमेंट चलाया, इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत। जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में भक्ति मूवमेंट का कैसे डेवलपमेंट हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म पोस्ट मॉडर्न इंडिया में कैसे चलता है, और 300 के बाद करीबन 500 तक आते आते इंडिया में किस प्रकार के सोशल, कल्चरल, इंक्लूडिंग आपके इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस क्या चलते हैं, इन सब टॉपिक्स का अभ्यास आज के सेशन के अंदर करेंगे। और ये सेशन के अंतर्गत हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में इकोनॉमिक चेंजेस बहुत होते हैं। ये इकोनॉमिक चेंजेस के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो आपको गोल्ड कॉइन्स का यूज काफी बड़ी क्वांटिटी के अंदर मिल जाएगा, और बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे तो सिल्क का ट्रेडिंग किया करते थे। और आज के क्लास के अंदर हम लोग सिल्क ट्रेड, सिल्क रूट के बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे। खास करके कल्चरली बुद्धिज्म को लेके काफी डेवलपमेंट हुए इसके दौरान, इंक्लूडिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे भक्ति मूवमेंट की भी शुरुआत होती है। ये सब कुछ टॉपिक आपका पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर चलेगा। करीबन 185 बीसी के आसपास पोस्ट मॉडर्न इंडिया शुरू हुआ। शुरू होते होते बीच में ये जीरो आ जाता है, ये जीरो आ गया। जीरो के इस साइड हम लोग चले जाते हैं, वी गो ऑन द कॉमन एरा साइड, और टूवर्ड्स 2019 तक जाते जाते, जीरो से इस साइड जाते जाते आपका 500 सी तक आते आते किस तरह से मौर्य के बाद का भारत प्रोग्रेस करता है, उसी को ही आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हमने पोस्ट मॉडर्न इंडिया ही पढ़ा था, और वही कंटिन्यूएशन आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के द्वारा करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए,
कौन सी डायनेस्टी पावर के ऊपर आई। आज का जो टॉपिक है वहां पे हम लोग देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में कौन से राजा पावर के ऊपर आए। राजा के बारे में 2-3 राजा का नाम पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग पोस्ट मॉडर्न इंडिया। जब हम लोग पढ़ते हैं, आज का जो सेशन है वो सेशन करीबन हम लोग 600 तक देखने की कोशिश करेंगे। एंड बाय द ईयर 600 सीई आपके बहुत सारे पिलग्रिम्स इंडिया के अंदर आते हैं, और ये पिलग्रिम्स अगर आप देखोगे तो बाहर से आए थे, दे केम फ्रॉम फॉरेन लैंड। और बहुत सारे चाइनीज पिलग्रिम्स इंडिया के अंदर आते हैं जो 600 तक आते आते इंडिया के अलग अलग विस्तार में आएंगे। इनके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज के रूप में उभर के आया है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे हमको इनकी जानकारी देंगे, इंक्लूडिंग बहुत सारे आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट होती है वो भी हमको जानकारी देता है। और आर्किटेक्चर के अंदर मूर्तियां बननी शुरू हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं स्कल्पचर। इन सब की नॉलेज, इन सब की इंफॉर्मेशन हमको पोस्ट मॉडर्न इंडिया का जो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है वो देता है, ठीक है। तो मैंने आपको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग देनी है। पहला जो चैप्टर है ये तो व्हाट इज हिस्ट्री बताता है। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 और 3 ये किसकी बात करता है, ये स्टोन एज की बात करता है, याद रखेगा। चैप्टर नंबर 4 है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता है। चैप्टर नंबर 5 वैदिक एज की बात करता है, और वैदिक एज के साथ साथ एक एज था मेगालिथिक एज जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसकी बात करता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है वो महाजनपद की बात करता है, किसकी, महाजनपद की बात करता है, याद रखेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात करता है। चैप्टर नंबर 8 जो है वो मौर्य की बात करता है, और चैप्टर नंबर 9 और 10 जो है वो पोस्ट मॉडर्न इंडिया की बात करेगा। चैप्टर नंबर 11 जो है वो गुप्ता एज की बात करता है, किसकी बात करता है, गुप्ता एज की बात करता है। और चैप्टर नंबर 12 जो है जो ओवरऑल एंशिएंट इंडिया के अंदर किस तरह से आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, बुक्स बने, इन सब की जानकारी देगा हमको, ठीक है। तो ये तो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं हर एक क्लास में आपको दूंगा टू गेट योर माइंड क्लियर। और यहां से कितने सारे टॉपिक्स बन के आएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। आज का सेशन हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ, व्हाट थिंग्स ट्रांसफर्ड इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया, how things change in the postmodern India, how the new kingdoms came into this picture, including what kind of trade and what kind of traders used to come to India, including India में सिल्क रूट या इंडिया के नॉर्थ के ऊपर से जो सिल्क रूट चलता था वो कैसे चलता था, पोस्ट मॉडर्न इंडिया में बुद्धिज्म कैसे चलता है, इंक्लूडिंग पिलग्रिम्स बाहर से कैसे आए, भारत में भक्ति मूवमेंट या भक्ति की ओरिजिन कैसे हुई, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मैंने पिछले क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था कि मौर्यस का डिक्लाइन हुआ पाटलिपुत्रा के अंदर, मौर्यस का जब डिक्लाइन हुआ पाटलिपुत्रा के अंदर, और जो मौर्यन किंग था जिसका नाम था बृहद्रथ, उसको मार दिया जाता है बाय द शुंगा किंग। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था। और ये जो सेंट्रल इंडिया वाली डायनेस्टी थी वो शुंगा के पास चली गई। साउथ के अंदर आपकी कौन सी डायनेस्टी पावर के ऊपर आई, सातवाहन डायनेस्टी पावर के ऊपर आती है। डाउन साउथ हमने पढ़ा था कि आपका संगम एज डेवलप हुआ, और जब संगम एज डेवलप हो रहा था तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि आपका अरिकामेडु नाम का जो पोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में उभर के आएगा। ये जो अरिकामेडु नाम का पोर्ट था, द पोर्ट ऑफ अरिकामेडु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द संगम पीरियड। हमने पिछले क्लास के अंदर आपको ये भी बताया था कि इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया भरूच बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, और भरूच में किस तरह से आपकी नेवल बोट्स आया करती थी, और खास करके आपके बहुत सारे ग्रीक सेलर्स आते थे। इनके बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था। पोस्ट मॉडर्न इंडिया में मैंने आपको वहां तक बताया था कि जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए। ये फॉरेन इन्वेजन्स में सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं, और इंडो ग्रीक्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद दूसरे आएंगे शका डायनेस्टी, या इसी को ही हम लोग सीथियंस कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तीसरे आएंगे पार्थियंस। ये पार्थियंस कहाँ से आते थे बेटा, तो ये आते थे कहाँ, ईरान से। और चौथे अगर आप देखोगे, चौथे कौन आते हैं, कुषाण्स आते हैं। कौन आते हैं, कुषाण्स। आज का क्लास जो है कुषाण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये जो सातवाहन लोग थे उनका क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग आज के सेशन के अंदर संगम एज की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और किस तरह से इनकी पॉलिटी चलती थी, इनके बारे में भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, और किस तरह से इसी दौरान आपके आर्किटेक्चर का, आपके ट्रेडिंग का, आपके कॉमर्स का किस तरह से डेवलपमेंट चला, इंक्लूडिंग इंडिया की नॉर्थ से सिल्क रूट कैसे चलता था, उसको भी आज के सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको पोस्ट मॉडर्न इंडिया में सातवाहन, शुंग डायनेस्टी,
इंक्लूडिंग साउथ के अंदर चोला, चेरा एंड पंड्या, जो आपके संगम एज के किंग्स हुआ करते थे, उनके बारे में आज के क्लास के अंदर बताता है। इंक्लूडिंग आपको कुशान्स के बारे में बताना है, आपको कुशान्स के बारे में बताना है कि ये कैसे चलता है, किस तरह से इंडिया में विलेजेस का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से इंडिया में टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, इंडिया की सोसाइटी के अंदर किस तरह से चेंजेस आए। ये सब कुछ टॉपिक हम लोग आज के सेशन के अंदर देखेंगे। इंक्लूडिंग टेम्पल, स्तूप कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, पोस्ट मॉडर्न इंडिया की खासियत ये थी कि आपका ट्रेडिंग बहुत चलता था, आपका ट्रेडिंग बहुत चलता था। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि जब हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत सारे लोग बाहर से कुछ कुछ चीजें लेके आया करते थे एंड कुछ कुछ चीजें यहां से लेके जाते थे। प्रिसाइसली ये ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हमको कैसे पता चला, तो हमको दो तीन चीजें मिली। एक तो कॉइन्स हमको पोस्ट मॉडर्न इंडिया में बहुत मिले, और ये जो कॉइन्स है, ये कॉइन्स इंडिया के कॉइन्स होने के कारण ये कहीं दूर वाले विस्तार में मिले हैं। यहां पे एक कॉइन है, ये कॉइन को मैं अफगानिस्तान के आज की तारीख में मुझे मिल रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि इंडिया यूज्ड टू ट्रेड विद अफगानिस्तान। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये जो चीज है ये मिलती है। दूसरी, ट्रेडिंग के अंतर्गत कॉइन्स के साथ साथ हमको पॉटरी बहुत मिली। अब पॉटरी का मतलब क्या है कि माटी के जो बर्तन थे वो अलग अलग विस्तार में मिलेंगे, बनते थे यहां कहीं पे पर मिलते हैं आपको यहां कहीं पे। आज का ये वाला रीजन, मतलब आपका ईरान वाला रीजन, मन की आंखों से देखो आपको दिखेगा। यू विल रियलाइज कि ये सब चीजें हमको दर्शाती है, ये सब चीजें दर्शाती है कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में ट्रेडिंग काफी अच्छा चल रहा था। और ये जो ट्रेडिंग था उसी के अंतर्गत हमको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर नाम की जो पॉटरी है, जो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी पढ़ाया था और हमने डिस्कस किया था कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर नाम की जो पॉटरी थी, जो प्रिसाइसली एक तो पहले नॉर्थ इंडिया के अंदर ही बनती थी और काले कलर का, इट यूज्ड टू हैव अ ब्लैक कलर, और पॉलिशिंग किया जाता था, उसमें बहुत बड़े चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर है, ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर है, इसके द्वारा अलग अलग प्रकार की डिजाइन्स बननी शुरू हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब ये जो पॉटरी है, ये जो पॉटरी है, प्रिसाइसली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमको पूरे भारत से मिले हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब जगह से। अब प्रश्न आया कि पॉटरी बनती थी यहाँ कहीं पे और मिलती है गुजरात में, मिलती है साउथ में, मिलती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। मतलब ये हुआ कि पॉटरी के पैर तो आएंगे नहीं, आपका जो माटी का बर्तन है उसके पैर आ जाएंगे, खुद से चलना शुरू कर देगी भाई साहब। मतलब ये हुआ कि ट्रेडर्स, जो व्यापारी लोग आते थे ना, जो इंटरनल ट्रेडिंग करते थे, वो ये पॉटरी को, ये माटी के जो बर्तन है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके जाते थे। दैट मीन्स कि उस टाइम पे ट्रेडिंग काफी अच्छा हुआ होगा। अब ट्रेडिंग तभी अच्छा होता है जब राजा जो है वो ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं पेट्रोनेज दे। समझे कि नहीं समझे? मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि आपकी एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस उभर के आई इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी क्या थी बेटा? तो मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी आर्टिजन्स है, जो पोस्ट मॉडर्न इंडिया में काम किया करते थे और अलग अलग चीजें बनाते थे, उन्होंने एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना के रखा था। और ये जो श्रेणी थी, इन्हीं के ही व्यापारी अलग अलग जगह पे जाया करते थे टू ट्रेड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और ट्रेडिंग किया करते थे। तो रास्ते में अगर आप कोई चीज को, यहां पे बनती है कन्नौज के अंदर, और उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो गुजरात के अंदर, तो डोंट यू थिंक कि बीच में आपको कैप्टन जैक स्पैरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यू विल सी। कैप्टन जैक स्पैरो कौन था? तो ये तो पायरेट था, ये तो लुटारे लोग थे। ये भी आ सकते थे। और कहा जाता है कि जब हम लोग पोस्ट मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, ट्रेडिंग तभी बढ़ा जब राजा ने ये ट्रेडर्स को सिक्योरिटी दिया। राजा ने ट्रेडर्स को लॉ एंड ऑर्डर के रूप में प्रोटेक्शन देना शुरू किया, तब जाके इनफैक्ट आपकी ट्रेडिंग बढ़ेगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाज देयर इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया, याद रखिएगा, तब जाके ट्रेडिंग होता है। अब जब ट्रेडिंग होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो अर्बनाइजेशन भी होगा। समझे कि नहीं समझे? मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी बता दिया है कि अर्बनाइजेशन के रूप में मथुरा जैसा सिटी उभर के आया, जो हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ लिया था। पिछला लेक्चर आप देखेगा, यू विल बी एबल टू कोरिलेट दैट टॉपिक, कैसे चलता रहता है। ठीक है, एक तो नॉर्थ इंडिया में आपको पॉटरी मिली। उसके बाद ये चैप्टर हमको संगम एज की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? संगम एज। अब संगम एज क्या है? तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर कि इट इज द ओरिजिन ऑफ अ तमिल लिटरेचर। और तमिलनाडु वाला जो रीजन है, वहां पे
एक तमिल पोइट्स की असेंबली थी, जिन्हें हम लोग संघ कहते हैं, जिन्हें हम लोग संगम के रूप में कहते हैं। और जो तमिल पोइट्स की असेंबली थी, उनकी 3 बार मीटिंग हुई थी एट अ प्लेस कॉल्ड एज मदुराई। मदुराई, इफ यू कैन सी, ये जो मैं मैपिंग करा रहा हूं, ये जो जगह है इसका नाम है मदुराई। और ये आप मदुराई को अगर आप देख पा रहे होगे तो मदुराई के अंदर आपकी जो तमिल पोइट्स से उनकी एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग के द्वारा जो लिटरेचर लिखा गया, वो लिटरेचर के द्वारा बेस्ड ऑन दी हिस्टोरिकल लिटरेचर सोर्सेज वी केम टू नो कि यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न इंडिया का जो पीरियड था, वहां पे 3 डायनेस्टीज पावर के ऊपर थी, द चोला डायनेस्टी, द चेरा डायनेस्टी एंड द पंड्या डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी बेटा? चोला डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी एंड द पंड्या डायनेस्टी। द चेरा डायनेस्टी यूज्ड टू लोकेट एट द केरला साइड। ये कहां पे थे? केरला साइड में थे। The Chola dynasty was on the northern part of Tamil Nadu. The Pandyas were on the southern part of the Tamil Nadu. और हमको इसी के बारे में जानकारी मिलती है कि आपकी जो संगम एज है, और संगम एज में जो 3 राजा हुआ करते थे, ये संगम एज के द्वारा ही हमको जो लिटरेचर मिला है, वहां पे जानकारी मिली कि साउथ इंडिया में उस टाइम पे ट्रेडिंग काफी अच्छा चलता था। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर ऑलरेडी बताया था कि अरिकामेडु नाम की जो जगह है, अरिकामेडु नाम की जो जगह है, जहां पे आपका ट्रेडिंग हुआ करता था, वो ट्रेडिंग किस किस चीजों का होता था वो भी हमको पता चलती है। ये चैप्टर के द्वारा हमको पता चला कि प्रिसाइसली प्रीशियस स्टोन्स, जो मेटल होता है, इंक्लूडिंग आपकी गोल्ड की ज्वेलरी है, वो सब कुछ चीजें इवेंचुअली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो रोमन एम्पायर के साथ ये लोग ट्रेडिंग किया करते थे। और रोमन एम्पायर के लोग बोट के द्वारा, वाया द बोट, दे यूज्ड टू कम टू इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब प्रश्न आता है, रोमन एम्पायर कहां पे आया? तो रोमन एम्पायर यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप मैप देख रहे हो, और इफ यू कैन सी द हाइलाइट्स दैट आई एम डूइंग इन दिस, तो रोमन एम्पायर कैन बी फाउंड इन दिस रीजन। ये जो रीजन अगर आप देखोगे, ये जो ब्लू कलर की मैंने हाईलाइट किया, वहां पे आपको रोमन एम्पायर मिलता है। और वहां से ये जो रोमन एम्पायर के लोग हैं, ये लोग इंडिया के साथ व्यापार किया करते थे। ये लोग बोट के द्वारा भी व्यापार किया करते थे। कैसे बोट के द्वारा? तो यहां से यूं इजिप्ट होके प्रिसाइसली यू विल सी कि अरिकामेडु आया करते थे। रोमन्स अरिकामेडु नाम की जो जगह है, अरिकामेडु नाम की जो जगह है, याद रखेगा, उसको पोडुकास नाम की जगह से पहचानते थे। किससे पहचानते थे? पोडुका। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज हमको दर्शाती है, ये जो मैप है ये एनसीईआरटी में ही दिया है। ये मैप हमको दर्शाता है कि द रोमन्स वर अवेयर अबाउट द अरिकामेडु। अरिकामेडु के अंदर ये संगम लिटरेचर और संगम जो साहित्य है हमको जानकारी देता है कि द रोमन्स यूज्ड टू कैरी द ट्रेड वाया द शिप्स, ऑल्सो वाया द लैंड इन कारवान्स। मतलब ये होता है कि रोमन्स इंडिया के अंदर जमीन के रास्ते से भी आया करते थे और बोट के रास्ते के द्वारा भी आया करते थे। ये चीज बहुत ही लैंडमार्क है, क्योंकि आपका अरिकामेडु साउदर्न तमिलनाडु वाले रीजन में है। यहां से घूम के आना, क्योंकि ये इटली है आपका, यहां से आपका उस टाइम पे सुएज कैनाल भी नहीं था बाय द वे, अगर आपको ना पता हो तो। वहां से घूम के इस साइड आना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 years back. I'm talking about 2100 years back. You can imagine कि what kind of trading facilities were originated during this period. ये सब चीजें हमको यही बताता रहता है। रोमन्स यहाँ पे आते थे, याद रखिएगा, रोमन्स यहाँ पे आते थे और किस चीज का व्यापार करते थे? तो सबसे ज्यादा उनको पेपर का बहुत ही मोह था। पेपर मतलब जो आपका वो है ना, काली मिर्ची जो हम लोग कहते हैं ना, छोटे छोटे इनफेक्ट। ओके, ये जो काला नमक, काली मिर्ची जो है, प्रिसाइसली पेपर, उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्यों ब्लैक गोल्ड? क्योंकि कहते हैं द रोमन्स यूज्ड टू गिव अस गोल्ड एंड दे यूज्ड टू टेक अवे दिस ब्लैक पेपर फ्रॉम इंडिया। मतलब हम यहाँ उनको मिर्ची देते थे, हमको सोना मिलता था। कभी देखा है आपने दुकान में जाके, आप इनफैक्ट कहीं किसी और से मिर्ची मांग रहे हो, सामने दुकानदार बोलता है कि चल बेटा सोना निकाल तो ही मैं तेरे को मिर्ची दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज दर्शाती है कि हमको गोल्ड कॉइन्स यहाँ अरिकामेडु का दूसरा नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वो दूसरा नाम आपका क्या है तो आप एनसीईआरटी में फिर से पढ़ोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। वहां पे लोग ट्रेड करते थे। अब खासियत क्या थी? इफ यू सी, संगम लिटरेचर हमको यहां तक जानकारी देता है कि बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ ट्रेड हुआ करता था। क्यों पता है? क्योंकि आज की तारीख के अंदर
हमको बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स अभी भी मिले हैं विच आर बिलोंगिंग टू रोमन टाइम्स, विच हैव बीन फाउंड इनटू दिस रीजन ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दैट शोज कि कितने सारे गोल्ड कॉइन्स वहां से आते थे और ये लोग जमीन के द्वारा, लैंड के द्वारा और सी रूट के द्वारा ये लोग ट्रेडिंग करके जाते थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन द पोस्ट मॉरियन एज, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो रोमन्स इंडिया के अंदर आए, ये लोग काफी सारा पैसा देके गए हमको, इंक्लूडिंग रोमन्स को छोड़ के और कौन आया था पोस्ट मॉडर्न इंडिया में ट्रेडिंग के अंतर्गत? तो याद रखेगा कि देयर विल बी सर्टेन पीपल फ्रॉम चाइना। अब प्रश्न आता है कि ये लोग कैसे आते थे? तो मैंने आपको बताया कि कुछ लोग तो लैंड के द्वारा आते थे, सर्टेन पीपल यूज्ड टू कम बाय द लैंड रूट। अब देखो, लैंड रूट में आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैंड के द्वारा आने में आपको खाली आर्मी चाहिए। यू ओनली नीड आर्मी, गुड आर्मी। अगर आप यहां से आ रहे हो जमीन के रास्तों के द्वारा, एंड इफ यू आर गुड आर्मी, तो अगर आपके पास ठीक ठाक है, रास्ते में कोई मतलब कैप्टन जैक स्पैरो नहीं मिला, तो यू कैन कम। बट द प्रॉब्लम अराइज प्रिसाइसली इफ यू आर कमिंग वाया सी रूट टू इंडिया। अगर आप समुंदर का सहारा लेके इंडिया की तरफ आने की कोशिश करते हो, तो उस टाइम पे तो आपके पास बड़ी बोट्स थी नहीं, उस टाइम पे आपके पास मैकेनाइज बोट तो थी नहीं, या आपकी टाइटैनिक वाली बोट थी, कैप्टन वो है ना कि ये क्या है, जैक एंड रोज यूं करके खड़े हो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो कहानी ये चलती है कि उस टाइम पे इन्होंने मॉनसून विंड्स का सहारा लिया होगा। किसका? मॉनसून विंड्स का। अगर आपको जानकारी होगी, ये जो मॉनसून विंड्स है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के रूप में हम लोग उसको पहचानते हैं, और ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है वो यूं फ्लो करती है, इफ यू आर अवेयर, वो यूं फ्लो करती है। और कहा जाता है कि ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है, इसी का ही सहारा लेके many of the sailors came to India. Getting my point or not? So you will realize कि initially ये लोग चलते थे। NCERT हमको जानकारी देती है कि आपके जितने भी रोमन्स और फॉरेनर्स पोस्ट मॉडर्न इंडिया में ट्रेडर्स के रूप में आए, इन्होंने बहुत सारे समुंदर के किनारे इंडिया की तरफ आए, इंक्लूडिंग अरेबियन सी से आए, कुछ लोग बे ऑफ बंगाल से आए। और कहा जाता है कि जब इंडिया की तरफ आते थे ये लोग, तो दे यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ द मॉनसून विंड्स विच यूज्ड टू फ्लो इन दिस रीजन। और ये मॉनसून विंड्स का सहारा लेके उनकी जो बोट थी वो बोट के अंदर आ जाते थे, क्योंकि पुरानी बोट्स आपने देखी होगी वो पोस्ट वाली रहती है। प्रिसाइसली इफ यू आर अवेयर, ये आपकी बोट है और यहां बड़ा सा आपका एक कपड़ा बढ़ा देता है, और कहते हैं कि बाय पुटिंग दिस काइंड ऑफ क्लॉथ, तो आपकी बोट के ऊपर जो विंड, इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो ट्रेड विंड्स है जो यूं लगती है, इसी के कारण आपकी बोट ऑटोमेटिकली समुंदर के अंदर आगे चली जाएगी। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये साउथ वेस्ट विंड्स का इन्होंने इन्वेंशन, या कहूंगा कि इसको हाईलाइट किया। इसी के कारण इंडिया के अंदर जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आज भी हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इंडिया की मॉनसूनल विंड्स जो है वो इन्हीं के कारण आपने जो पूरा का पूरा डेवलप किया, तो ये सब चीजें भी हमको मिलती रहती है। यू विल ऑल्सो सी प्रिसाइसली यहां से दो चीज उभर के आई कि यूरोप से इतना सारा आपका ट्रैवल करना कोई छोटी मोटी बात थी नहीं, और आप जब समुंदर के ऊपर आते हो तो आपको स्टडी शिप्स चाहिए। आपको कैसी बोट चाहिए? बहुत ही स्टडी बोट चाहिए। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि भरूच नाम की जगह के अंदर जो ग्रीक लोग आया करते थे, वहां पे ग्रीक सेलर ने लिखा है कि भाई बैरी गाजा नाम की जगह के ऊपर हम लोग जाया करते थे, और वहां पे हमको बोट निकालने के लिए बहुत कट मारना पड़ता था। कट मारने का मतलब वो है ना, गेड़ी मार के आते हैं, ये गेड़ी मारने की बात हो रही थी इनकी। और यहाँ पे अरिकामेडू नाम की जो जगह है, यहाँ पे भी आपके लोग आए थे और आपकी अच्छी क्वालिटी ऑफ बोट्स लेके आए होंगे, वरना इतना ट्रैवल करना बहुत ही डेंजरस हो सकता था। तो ये हमको इसकी भी जानकारी देगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड संगम लिटरेचर के अंदर जो पोएम्स लिखी गई थी, मैंने आपको बताया था जो तमिल साहित्यकार थे, उन्होंने बेसिकली पोएम्स के अंदर दो तीन चीजों की बात किया है। एक तो अरिकामेडू नाम का जो पोर्ट है, इसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज हम लोग जो ये चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, जहां पे हमको पता चलता है कि एक जगह है जिसका नाम है पूहार। क्या नाम है? पूहार। इन दिस प्लेस कॉल्ड एज पूहार, इट इज सेड कि द यूरोपियंस यूज्ड टू ब्रिंग नंबर ऑफ ट्रेडिंग्स इन इंडिया। वो बहुत सारी चीजें ट्रेडिंग के रूप में इंडिया में लेके आए, जैसे कि इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड,
संगम लिटरेचर के द्वारा हमको पता चली कि द यूरोपियंस भारत के अंदर घोड़े लेके आया करते थे, सो दे यूज्ड टू ब्रिंग अलोंग द हॉर्सेस। इसके साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहां से बहुत सारी चीजें इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड लेके भी जाया करते थे। जैसे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, आपको ब्लैक पेपर लेके जाते थे, इसके बारे में भी जानकारी देता है। इसके साथ साथ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड जो सैंडलवुड और आपका हिमालय से कुछ कुछ चीजें थी वो भी ये लोग लेके जाते हैं। इंक्लूडिंग इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लोग यहां तक कहते हैं कि श्रीलंका और म्यांमार वाले जो रीजन है वहां पे भी कुछ ना कुछ जो बनता था वो भी इंडिया की तरफ लेके आया और जाया करते थे। तो यू कैन इमेजिन कि मल्टीपल कमोडिटीज वर ट्रेडेड ड्यूरिंग द संगम पीरियड। And the most important location after Arikamedu which is mentioned is the पुहार। अब देखिए पुहार नाम की जगह आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अरिकामेडु नॉर्थ के अंदर है, पुहार उसके साउथ में है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको महाबलीपुरम मिलेगा। महाबलीपुरम का क्या सिग्निफिकेंस है आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हो कि महाबलीपुरम एक ऐसी जगह है जो लेटर ऑन डेवलप होती है, बट आपका एक चाइनीज ट्रैवलर है वो महाबलीपुरम के अंदर विजिट करेगा, उसकी भी हम लोग जानकारी और उसके बारे में भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि संगम एज के अंदर जो पोयम है, ये पोयम के द्वारा हमको 5-6 चीजें मिली। एक तो हॉर्सेस की नॉलेज मिली, दूसरी ब्लैक पेपर की नॉलेज मिली, इंक्लूडिंग जेम्स एंड गोल्ड की ट्रेडिंग हुआ करती थी, सैंडलवुड चंदन की जानकारी मिलती है, इंक्लूडिंग ये जो रीजन है यहाँ पे पर्ल्स काफी अच्छे होते हैं। इफ यू आर अवेयर, ये रीजन के अंदर आपके पर्ल्स काफी अच्छे होते हैं। और कहा जाता है कि ये जो आपके पर्ल्स है, ये पर्ल्स का ट्रेडिंग भी संगम एज के दौरान होता था। इसके साथ साथ संगम एज के अंदर ये लोग ट्रेडिंग किसका किया करते थे फॉरेनर्स के साथ? तो कोरल्स का। अब इफ यू आर अवेयर, कोरल्स आपको आज के गल्फ ऑफ मन्नार में मिलते हैं कि नहीं मिलते? ये जो आपका पाक स्ट्रेट वाला रीजन है गल्फ ऑफ मन्नार, वहां पे आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ कोरल्स भी मिलते हैं। तो कोरल्स का भी ट्रेडिंग होता था, इंक्लूडिंग गंगा और कावेरी वाला जो रीजन है जहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, उसकी भी हमको जानकारी देता है। तो यू कैन इमेजिन दिस इज द रिवर कावेरी। और साथों साथ अगर आप देखोगे तो ये गंगा वाला रीजन है। तो ये सब जगह का, कावेरी का ट्रेडिंग आपका पुहार से होता है, समझ में आता है, इट इज वेरी नियर। बट गंगा वाले रीजन से ये लोग पुहार नाम की जगह के ऊपर लेके आए और सामान का ट्रेडिंग किया। ये सब चीजें दर्शाती है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द संगम पीरियड। गेटिंग माय पॉइंट? तो संगम पीरियड का क्या सिग्निफिकेंस है, संगम एज का क्या सिग्निफिकेंस है, वो इसके द्वारा ही हमको पता चलता है। मैंने आपको बता दिया कि संगम एज में 3 राजा की जानकारी मिलती है, चोला, चेरा एंड पंड्या डायनेस्टी। तो चोलास यूज्ड टू स्टे इन तमिलनाडु, Pandya dynasty used to also stay in Tamil Nadu, but the southern part of Tamil Nadu. Cheras used to stay in the Kerala region, and eventually, if you'll try to understand, कहा जाता है कि इनके लिए संगम लिटरेचर के अंदर एक शब्द यूज किया गया है जिसका नाम है मूवेंडर। क्या नाम है? मूवेंडर। नाम याद रखेगा, कभी कभी पूछता है कि मूवेंडर किसे कहते हैं। मूवेंडर वॉज द वर्ड विच वॉज यूज फॉर द किंग्स ऑफ द संगम पीरियड। और आपका जो संगम लिटरेचर है वो अगस्त्य जो ऋषि थे उनके दौरान लिखना शुरू हो गया था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदर देन ट्रेडिंग इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमको क्या मिलती है, वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यू विल फाइंड जब हम लोग संगम की बात करते हैं तो हमको इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या थी वो भी पता चली। मैंने आपको बताया 3 राजा थे, तीनों के अलग अलग इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। संगम एज हमको जानकारी देता है, संगम लिटरेचर, कि इनके राजाओं की जो पावर सेंटर थी वो 2 जगह के ऊपर डिपेंडेंट थी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द किंग्स यूज्ड टू ट्रेड ऑन द कोस्टल साइड, यूज्ड टू हैव इंटीरियर कैपिटल एज वेल। तो इनके 2 पावर सेंटर थे, एक तो समुद्र किनारे था और दूसरा अगर आप देखोगे जमीन के अंदर के भाग में था। संगम एज के अंदर मैंने आपको बता दिया, लिटरेचर हमको जानकारी बताता है कि पुहार वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द चोलास। अगर आपको कहीं ना कहीं आपको पूछा जाए कि सर इनमें से इंपॉर्टेंट पोजीशन या इंपॉर्टेंट पोर्ट किसका है, तो पुहार या उसी को हम लोग कावेरी पट्टनम भी कहते हैं।
अब पट्टनम क्यों कहते हैं, तो पट्टनम इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर द पोर्ट, याद रखिएगा, इट्स अ सिनोनिम फॉर द पोर्ट, और कावेरी के डेल्टा के ऊपर आया है, इसी के कारण इसको कावेरी पट्टनम कहते हैं। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पुहार नाम का पोर्ट है वो कौन से नदी के किनारे आया है, कौन से डेल्टा के ऊपर आया है, और पुहार कौन सी डायनेस्टी का पोर्ट हुआ करता था, तो आपको पता होना चाहिए कि इट बिलोंग टू द चोला डायनेस्टी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा कि पंड्या डायनेस्टी जो साउदर्न पार्ट में ही थी, उनका कैपिटल कौन सा हुआ करता था, मदुराई, और ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट अगर आपको पूछ देगा कि द चेरा डायनेस्टी यूज्ड टू स्टे इन द केरला रीजन, उसका कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट था कि नहीं था, तो याद रखेगा उसका इंपॉर्टेंट पोर्ट आज के केरला के अंदर मुजीरीस, या कभी कभी अगर आप देखोगे तो बुक्स के अंदर मुसीरी दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था चेरा डायनेस्टी का। और ये सब चीजें हमको संगम के बारे में जानकारी मिलती रहती है। संगम लिटरेचर हमको साउथ के जो संगम किंग्स थे उसके तक वहां तक जानकारी देता है, संगम लिटरेचर जो संगम राजा थे उनके बारे में वहां तक जानकारी देता है, और कहता है कि ये जो राजा थे द किंग्स, ये लोग अपने टैक्सेस को रेगुलरली कलेक्ट नहीं करते थे, बट इनको पब्लिक के द्वारा, अपनी जो पीपल थे उसके द्वारा अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ट्रिब्यूट दिया जाता था। द ट्रिब्यूट वॉज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, द ट्रिब्यूट वॉज ऑल्सो फ्रॉम दी मिलिट्री एक्सपीडिशंस, अगर कहीं पे राजा ने आक्रमण किया तो वहां से भी मिलता था। और संगम लिटरेचर वहां तक जानकारी देता है हमको कि द किंग हु यूज्ड टू गेट द रेवेन्यू और हु यूज्ड टू गेट सम काइंड ऑफ गिफ्ट, उसको जो भी संपत्ति मिलती थी आफ्टर अटैकिंग अ सर्टेन एरिया, तो संगम एज हमको वहां तक कहता है द किंग यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ अमंग द सपोर्टर्स इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, इंक्लूडिंग द सोल्जर्स एंड ऑल्सो द पोएट्स। मतलब यह है कि आपके संगम साहित्यकार जितने भी थे, जिन्होंने ये सब कविताएं लिखी थी, आपके जितने भी संगम साहित्यकार थे जिन्होंने ये सब कविताएं लिखी थी, उन सबको भी जमीन का टुकड़ा या उनको कोई भी रेवेन्यू है वो सब राजा के द्वारा दिया जाता था। ऑल दिस थिंग शोज कि हाउ द संगम एज प्रोग्रेस्ड, how the Sangam age pursued, and how the Sangam age was significant when we try to understand this case of the traders, kings and the pilgrims. Getting my point or not? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट संगम एज के द्वारा ही हमको पता चला कि राजा जो संगम पोएट्स थे उनको बहुत सारी चीजें गिफ्ट दिया करता था। जैसे इनफैक्ट बताया कि राजा क्या देता था, स्टोन्स देता था, गोल्ड देता था, हॉर्सेस कहां से आते थे, तो मैंने आपको बताया रोमन्स लेके आते थे। इंक्लूडिंग संगम पोएट्स को कपड़े भी दिए जाते थे, हाथी भी दिए जाते थे। तो यू विल फाइंड कि संगम पोएट्स का इंपॉर्टेंस बहुत था। इसके लिए संगम पोएट्स जितने भी साहित्यकार थे वो ये चेरा, चोला और हार्दिक पंड्या डायनेस्टी जो है उसको कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो उसका गुणगान गाती रहेगी। ठीक है, तो इतना पॉइंट पता होना चाहिए रिगार्डिंग द संगम एज। ये जो चैप्टर है संगम एज के अंदर इतना बताता है। और भी चीजें संगम एज के अंदर है, उसको हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे अपग्रेड करेंगे 12th की एनसीईआरटी तक जाएंगे तब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इन टुडेस क्लास आई विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट द संगम एज अदर देन दिस। हम लोग एनसीईआरटी तक ही सीमित है, पर आप देखिए एनसीईआरटी में कितनी सारी चीजें मिल रही है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये चैप्टर आपको प्रिसाइसली सातवाहन डायनेस्टी के बारे में भी बताता है। अब सातवाहन डायनेस्टी का इंपॉर्टेंस क्या है, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ये भी पोस्ट मौर्यन इंडिया में ही पावर के ऊपर आए। सातवाहन डायनेस्टी भी पोस्ट मौर्यन इंडिया के ऊपर ही पावर के ऊपर आए। और सातवाहन डायनेस्टी के बारे में संगम एज हमको नहीं बताएगा, संगम लिटरेचर नहीं बताएगा। इनके बारे में हमको बहुत सारे सिल्वर के कॉइन्स मिले हैं, इनके बारे में हमको बहुत सारे सिल्वर के कॉइन्स मिले हैं, और कहते हैं कि इनके दौरान इनका जो इंपॉर्टेंट पोजीशन था वो था आपका अमरावती और दूसरा अगर आप देखोगे अजंता। ये दोनों की दोनों जगह सातवाहन डायनेस्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी। ये बुक बताती है, ये बुक वहां तक हमको बताती है एनसीईआरटी कि सातवाहन डायनेस्टी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई रूलर था, उसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्या नाम था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। इट इज सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी वाज गौतमीपुत्र सतकर्णी। और ये गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कंप्लीटली जो साउदर्न पार्ट ऑफ द रीजन है, इंक्लूडिंग गुजरात वाला रीजन है, इंक्लूडिंग नॉर्दर्न वाला रीजन है, वो सब कैप्चर करने की कोशिश की थी। अब कहानी ये चलती है
कि उस टाइम पे गुजरात के अंदर शक डायनेस्टी हुआ करती थी। कौन सी डायनेस्टी थी? शक डायनेस्टी। और वहां पे गुजरात में एक राजा था रुद्रदामन, नाम याद रखिएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का कंसेप्ट भी दे रहा हूं सो दैट यू शुड नो कि भाई बियॉन्ड एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें हैं, बट एनसीईआरटी आर द फाउंडेशंस। इसके लिए आपको अच्छे से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में करा रहा हूं। इट इज सेड कि ये जो सातवाहन डायनेस्टी थी, इनका एक राजा था रुद्रदामन। रुद्रदामन अटैक करता है, सातवाहन डायनेस्टी का राजा था गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसने रुद्रदामन के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद गुजरात को भी कैप्चर करने की कोशिश की। अब कहानी यह है कि हमको इनके बारे में कैसा पता चला। याद रखेगा कि सातवाहन डायनेस्टी के दौरान बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले। कौन से? इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब मैंने आपको बताया था कि जो पत्थर के ऊपर, मेटल के ऊपर लिखा जाता है। और ये जो सातवाहन डायनेस्टी थी, इन्हीं के अंदर इनका एक राजा था गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब इफ यू कैन सी द नेम इज गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी इसकी मदर का नाम था और गौतमी का पुत्र सतकर्णी। समझे कि नहीं समझे? और कहा जाता है कि ये जो राजा था, इसके बारे में इसकी मदर हमको बताती है ऑन अ फेमस इंस्क्रिप्शन। और ये इंस्क्रिप्शन लिखने वाली जो लेडी थी, उसका नाम था गौतमी बालाश्री। ये लिखती है कि मेरा बेटा गौतमी का पुत्र सतकर्णी, समझे कि नहीं समझे, ये साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह अपना दबदबा फैला के आया था। पप्पा का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा सतकर्णी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो कहानी है ये आपको सातवाहना डायनेस्टी के अंदर मिलती है। सातवाहना डायनेस्टी ने इनफैक्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी बनाए थे। इन्होंने भी पोर्ट्स बनाए थे ऑन द ईस्टर्न पार्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पर एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। इंक्लूडिंग सातवाहना डायनेस्टी के बहुत सारे रूलर्स थे, उनको किताबों के अंदर दक्षिण पथ का राजा भी कहा गया है। उनको क्या कहा गया है? दक्षिण पथ। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड दक्षिण पथ? तो दक्षिण मतलब साउथ। तो सातवाहन डायनेस्टी जब मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, तो डाउन साउथ मतलब जो साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, वहां पे जो डायनेस्टी पावर के ऊपर आई और इन्होंने काफी अच्छा हेरिटेज बनाया, खास करके अजंता के अंदर, और दूसरा था अमरावती के अंदर। अजंता एंड अमरावती आर द बुद्धिस्ट साइट्स। मैं इनको चैप्टर नंबर 12 के अंदर आऊंगा तब कराऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग इनके बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने आपको ये चीज बताई साउथ की डायनेस्टी के ऊपर। अब थोड़ा आगे चलते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। और नॉर्थ इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस था, थोड़ा वो समझा देता हूं। नॉर्थ इंडिया में जब पोस्ट मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो आपका सिल्क का ट्रेडिंग काफी बढ़ गया था। सिल्क का ट्रेडिंग बढ़ने का मतलब यह है कि सिल्क जो है, मलमल जो है आपका, उसका ट्रेडिंग हुआ था। अब सिल्क प्रिसाइसली हमको एनसीईआरटी बताता है कि सिल्क का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको वॉर्म्स लगते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सिल्क वॉर्म्स, और कहते हैं जो छोटे छोटे जो कीड़े टाइप होते हैं। और ये चाइना के अंदर शुरू हुआ था और चाइनीज ट्रेडर्स यहां से कहीं पे बना के फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया की तरफ जाके इवेंचुअली उसका ट्रेडिंग किया करते थे। इफ यू कैन सी दिस मैप, अगर आप ये मैप देख पा रहे हो बच्चों, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपका चाइना वाला रीजन है, एंड इनटू दिस रीजन ऑफ चाइना आपका सिल्क का ट्रेडिंग हुआ करता था। और सिल्क का जो व्यापार था वो चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ, और चाइना के लोगों ने उसको टॉप सीक्रेट बना के रखा था। टॉप सीक्रेट समझ में आता है कि नहीं आता आपको? यू विल रियलाइज कि इन्होंने किसी को बताया ही नहीं। उसके बाद ये लोग अपने हिसाब से कैरी करके जाते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब चाइनीज लोग ये सिल्क रूट को चलाते थे, यहां से जो रास्ता चलता था उसे सिल्क रूट कहते हैं। बट पोस्ट मॉडर्न इंडिया में एक राजा आया जो पेशावर और मथुरा से रूल करता था। उसने ये जो सिल्क रूट है उसका जो इंडिया के साथ कनेक्शन है वो कैप्चर कर दिया, और यहां से ही आपका सिल्क का ट्रेडिंग इंडिया की तरफ भी आना शुरू हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो आई टॉक्ड अबाउट हाउ द सिल्क रूट केम टू एन इम्पोर्टेंट, और सिल्क का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैंने आपको बताया कि जो सिल्क के व्यापारी चाइना से चलते थे सेंट्रल एशिया की तरफ और वहां से यूरोप की तरफ, उन्होंने जो रास्ता पकड़ा है उसे हम लोग सिल्क रूट कहते हैं। यही सिल्क रूट को आज की तारीख में चाइना वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में डेवलप कर रहा है।
अगर आपको ना पता हो तो आप इसको गूगल कीजिएगा, व्हाट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि ये हिस्ट्री का ही पोर्शन है. दिस इज द पोर्शन बिलोंगिंग टू हिस्ट्री ओनली. सो यू विल रियलाइज इट इज सेड कि आपके जितने भी चाइनीज रूलर्स थे प्रिसाइसली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन्होंने ये सिल्क का व्यापार बढ़ाया, इंक्लूडिंग रोम तक भेज दिया. और रोम के लोगों को तो सिल्क पहना बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता था. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिल्क के व्यापारी जब चलते थे तो रास्ते में उनको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो एक्सटॉर्शन करते थे और उनको कहते थे कि चल बेटा पैसा दे, टोल टैक्स देना पड़ेगा, तब जाके मैं तेरे को यहां से अलाउ करूंगा. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये सब चीजें हमको बताती है कि चाइना से सिल्क का ट्रेडिंग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी और चाइना ने उसको टॉप सीक्रेट रखने की कोशिश की थी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे लोग को पता चल गया, फिर वाराणसी के अंदर भी आपका सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग चलना शुरू हो जाता है. गेटिंग माय पॉइंट. तो इस तरह से सिल्क के बारे में हमको जानकारी मिलती रहती है. देखो, सिल्क का ट्रेडिंग पोस्ट मॉडर्न इंडिया में काफी अच्छा चला. इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी पावर के ऊपर आई पोस्ट मॉडर्न इंडिया में, जिसका नाम था कुषाण डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी बेटा? कुषाण डायनेस्टी. कहा जाता है कि कुषाण डायनेस्टी जो थी, जो सेंट्रल एशिया के अंदर रूल करती थी. कहां पे दिख रहा है आपको? कैस्पियन सी के बाजू में. इफ यू कैन सी दिस मैप, आपको ये मैप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुषाण कहां से आया, आपको पूछ देगा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुषाण केम फ्रॉम द रीजन ऑफ कैस्पियन सी. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा. मैं कहीं रॉकेट साइंस का मैप आपको नहीं करा रहा हूं, मैं तो आपको एनसीईआरटी की ही एकदम डिटेल्ड मतलब समरी नाम है पर समरी है नहीं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव करा रहा हूं बेटा. तो ये आपको नॉर्मल बुक्स के अंदर आप पढ़ के चले जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा. मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं कि भाई यहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका. सो यू विल रियलाइज लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट. जितने भी लोकल किंग्स थे जो यहां पे रहते थे, उनको लगा कि यार कैसे भी करके सिल्क रूट को कैप्चर करना चाहिए. और इसी के कारण यू विल सी बहुत सारे जो किंग्स थे जो सिल्क रूट के आजू बाजू वाले रीजन में रहते थे, उन्होंने ये जो सिल्क का ट्रेडिंग था उसको कैप्चर करने की कोशिश की. दो फायदे होते थे उनको टैक्सेस मिलते थे, गिफ्ट मिलती थी. मैंने बताया सिल्क यूज टू बी अ वेरी प्योर क्वालिटी एज वेल. इनफैक्ट सिल्क का इंपॉर्टेंस आप समझिए, बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का इसके लिए बात कर रहा हूं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में सिल्क का अच्छा खासा ट्रेडिंग किया था. ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल के ऊपर आई, पावर के ऊपर, तो उस टाइम पे इन्होंने सिल्क का बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया. क्यों एक्सप्लॉयटेशन किया? क्योंकि इनका मानना यह था कि भैया यहाँ तो बहुत पैसा मिल सकता है. और सिल्क की क्वालिटी क्या थी? आपके पास एक रिंग होगी ना, रिंग जो हाथ के ऊपर पहनते हैं, छोटी सी आपकी जो फिंगर रिंग है उसके बीच में से पूरा सिल्क का क्लॉथ पास आउट हो जाता था. इतनी हाई क्वालिटी ऑफ सिल्क आपको बंगाल के अंदर मिलेगी. गेटिंग माय पॉइंट. लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट. आई वाज डिस्कसिंग अबाउट हाउ द सिल्क वाज बेनिफिशियल फॉर द किंग. और इसी के कारण जो राजा ने जब सिल्क का ट्रेडिंग चलता था तो अपनी आर्मी भी साथ में भेजा था. ये भी चीजें हमको सिल्क रूट की जो स्टोरी है वहां से पता चलती है. सिल्क रूट में आपको इसके लिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो कुषाण डायनेस्टी इंडिया के ऊपर आई, जो फॉरेन इन्वेजन्स के रूप में आते हैं, मैंने आपको कुषाण के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है बेटा. कुषाण मैंने आपको बताया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आते हैं पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत. और ये जो कुषाण डायनेस्टी इंडिया के अंदर आती है, ये कुषाण डायनेस्टी के जो राजा लोग थे उन्होंने सिल्क रूट को थोड़े समय तक कैप्चर भी किया था. You will realize the Kushans were so powerful that they tried to control the Silk Route. अब कुषाण डायनेस्टी की इंपॉर्टेंस ये है, यहां से ही आपको दूसरी पॉइंट पता होनी चाहिए कि कहा जाता है कि इन्होंने पेशावर और मथुरा वाला जो रीजन है वहां पे अपना दबदबा बनाया. मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बता दिया था कि मथुरा का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मथुरा. क्योंकि मथुरा के अंदर आपका मल्टी फंक्शनल सिटी डेवलप हो गया था. मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था मल्टी फंक्शनल सिटी डेवलप हो चुका था. पेशावर भी इनका इंपॉर्टेंट कैपिटल हुआ करता था. कहते हैं कि जो सिल्क रूट का इंडिया की तरफ का जो रास्ता था वो ये कुषाण्स ने डेवलप कराया. कैसे डेवलप कराया? तो इफ यू सी, तो सिल्क रूट तो आपका चाइना से शुरू होके यूं एशिया से होके जाता था. कुषाण्स ने उसका एक रास्ता यूं करके इंडस नदी के ऊपर देके एक पोर्ट के अंदर डेवलप कराया. तो यू विल सी कि इन्होंने समुंदर का रास्ता खोल दिया
और सिल्क को और नमकीन भी बनाने की कोशिश की। गेटिंग माय पॉइंट? सो यू विल रियलाइज जब हम लोग सिल्क की बात करते हैं, इन्होंने सिल्क का रास्ता खोल दिया रूट का और रोमन एम्पायर के साथ ट्रेडिंग बनाने का कोशिश की। कुषाण का दूसरा इंपॉर्टेंस पॉइंट यह है कि इन्होंने बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स भी दिए। तो पोस्ट मॉडर्न इंडिया में सिल्क की स्टोरी, कुषाण की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। अब कुषाण में इंपॉर्टेंस क्या है तो आपको बता देता हूं। कुषाण के अंतर्गत मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उनका क्या सिग्निफिकेंस था, और सिल्क का जो ट्रेडिंग यूं चलता था वहां पे इन्होंने इंडस नदी के किनारे पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट किया। कुषाण में जो फेमस किंग था उसका नाम था कनिष्क। अब कनिष्क का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझा देता हूं। कनिष्क आज से 1900 साल पहले, मतलब करीबन फर्स्ट सेंचुरी के आसपास पावर के ऊपर था, और कहते हैं कि उसकी कोर्ट में बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग थे, और कनिष्क ने बुद्ध के मृत्यु के बाद एक बुद्ध परिषद को ऑर्गेनाइज किया था जिसे हम लोग कहते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा 4 councils took place. The first council took place at a place called as राजगीर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो दूसरा आपका वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, एंड द 4th council took place at a place called as कश्मीर, जिसे श्रीनगर के रूप में हम लोग पहचानते हैं। और कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर जो चौथी काउंसिल हुई वहां पे बुद्धिज्म को लेकर काफी चेंजेस हुए। अब कनिष्क वाज अ बुद्धिस्ट किंग, याद रखेगा, और उसके कोर्ट के अंदर अश्वघोष नाम का एक स्कॉलर बैठा करता था जिसने एक बुक लिखी थी बुद्ध चरिता, और कहते हैं कि उसने बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी चीजें लिखना शुरू कर दी, और इस दौरान बुद्धिज्म के अंदर बहुत चेंजेस आए। अब देखिए पोस्ट मॉडर्न इंडिया में आपके जो बुद्धिज्म का ओरिजिनल फॉर्म है वो टूट जाता है। इफ यू आर अवेयर अबाउट बुद्धिज्म, तो पहले बुद्धिज्म की एक ही ब्रांच थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिज्म में 2 ब्रांच उभर के आई। एक को हम लोग कहते हैं महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, दूसरे को हम लोग कहते हैं हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। और ये जो महायान और हीनयान है, हीनयान का दूसरा ही नाम है थेरावादिन, या थेरावादिन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी कहते हैं हम लोग, थेरावाद भी कहते हैं। तो ये आपका कनिष्क के दौरान उभर के आया। अब देखो बुद्ध की खासियत क्या थी बुद्धिज्म की, उसके ऊपर चला जाता हूं। अर्लियर बुद्ध को कभी भी भगवान के रूप में नहीं देखा गया। अर्लियर जब बुद्ध का मृत्यु हुआ तो उनको भगवान के रूप में नहीं देखा गया, बुद्ध को हमेशा सिंबल्स के रूप में देखा जाता था। और जो लोग बुद्ध को सिंबल्स के रूप में अभी भी पूछते हैं उन सबको हम लोग थेरावादीन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? थेरावादीन या हीनयान कहते हैं। उसके अलग इंटरप्रिटेशन है पर आपको समझा रहा हूं। कनिष्क नाम का राजा जो सिल्क रूट को कैप्चर करता था, उसके दौरान बुद्धिज्म में बहुत बड़ा चेंज आया, और उसने जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की तो इवेंचुअली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहा जाता है कि बुद्ध को जो नॉलेज प्राप्त हुआ था वो बोधि ट्री के नीचे हुआ था, और बुद्ध को इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक सिंबल के रूप में देखा जाता था, उनके स्तूप बनते थे। अब कनिष्क तक आते आते कहा जाता है कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म उभर के आया, जहां बोला गया कि बुद्ध एक भगवान है। समझे कि नहीं समझे? और बुद्ध जब भगवान के रूप में शुरू हो गए, when the Buddha was worshipped as a god, you will realize eventually बुद्ध के स्टैच्यूज बनने भी शुरू हो जाते हैं। कनिष्क के समय में इंडिया में तक्षशिला, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का रीजन है, तक्षशिला आपने देखा होगा यहां पे आता है, और आपका दूसरा है मथुरा। इन दोनों जगह के ऊपर अलग अलग शैली के मूर्ति बनने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं द गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो यू विल फाइंड डिफरेंट इमेजेस एंड स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा वाज बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और आपके बुद्धिज्म में चेंज हो गया। दूसरा बुद्धिज्म की खासियत यह है, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो एक लीडर उभर के आए जिन्हें हम लोग कहते हैं बोधिसत्वस। अब कौन थे बोधिसत्वस? तो बोधिसत्वस के लिए कहा जाता है कि दे आर पार्ट ऑफ द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, और कहते हैं कि इनको एनलाइटनमेंट प्राप्ति हो गई थी, ये मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति की तरफ चले गए थे जो बुद्ध को हुआ था। बट इन्होंने सोसाइटी के अंदर रह के समाज के अंदर जो दुख दर्द है वो दूर करने की कोशिश की। सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी में जो इश्यूज है, वो सब दुख दूर करने की कोशिश की, और इन्होंने प्रिसाइसली अलग अलग रीजन्स में अपना विचार दिया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन्स आज के तारीख में जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पे बुद्धिज्म का फैलावा हुआ। यू विल ऑल्सो फाइंड कि इस दौरान जो बुद्धिज्म बहुत बढ़ गया कनिष्क के दौरान आते आते, और इसके कारण आपकी केव आर्किटेक्चर की भी शुरुआत हो गई।
ये केव आर्किटेक्चर के रूप में याद रखेगा प्रिसाइसली, खास करके महाराष्ट्र वाला रीजन है, अजंता वाला रीजन है, कार्ले वाला रीजन है, वहां पे आपके केव्स बनने शुरू हो गए। ये केव्स दो रूप में होते थे, कभी कभी केव्स को चैत्य कहा जाता था, कभी कभी केव्स को विहार कहा जाता था। चैत्यज वर दोज केव्स जहां पे वर्शिप होती थी, विहार्स वर दोज केव्स जहां पे अगर आप देखोगे लोग रहते थे, और जितने भी मॉन्क्स और मर्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ये केव्स के अंदर रह के बुद्धिज्म का फैलावा भी करते थे। बुद्धिज्म में मैंने बताया जो दूसरी ब्रांच उभर के आई उसे हम लोग थेरावादीन कहते हैं, और थेरावादीन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा मिलेगी, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, श्रीलंका वाला रीजन है। थेरावादीन लोग बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, इसके लिए उनकी मूर्ति पूजा कम करते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उन्होंने बुद्ध के जो टीचिंग्स है और बुद्ध के जो सिंबल है उन्हीं के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, तो बुद्धिज्म काफी फैला जाता है। दिस इज द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो ये रीजन में आया, जो थेरावादी या उसी को हम लोग हीनयान कहते हैं, जो आपका साउदर्न पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये भी पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर ही होता है। अब जब बुद्धिज्म फैला तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग आए। देयर वर मेनी पीपल हु केम फ्रॉम फॉरेन रीजन्स, और खास करके बहुत सारे पिलग्रिम्स इंडिया के ऊपर आए। कौन कौन आया? तो सबसे पहले फाहियान आता है। फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ह्यूएनसांग आएगा। ह्यूएनसांग केम टू द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन कौन था नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा। उसके बाद इत्सिंग आता है। इत्सिंग आपके हर्षवर्धन के बाद जब 7th सेंचुरी का टाइम था, ये दोनों के दोनों 7th सेंचुरी में आए, याद रखेगा। और ये जो था फाहियान था, ये आपका प्रिसाइसली अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपकी 4th सेंचुरी के आसपास के पीरियड में आता है। ठीक है, तो यू विल इमेजिन बहुत सारे लोग चाइना से आए, और इन लोगों का कहना यह था कि भाई हम तो बुद्ध के शिष्य हैं, हमको बुद्ध के बारे में और नॉलेज गेन करना है। इसी के कारण जमीन के रास्ते से या आपके समुद्र के रास्ते से ये लोग इंडिया की तरफ आए। अब ह्यूएनसांग ने एक बुक लिखी सी यू की, फाहियान ने बुक लिखी फोक्यो की। अब ये दोनों की दोनों बुक्स है, उसके द्वारा प्रिसाइसली इफ यू सी कि हमको बुद्धिज्म और इंडिया में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट से उसकी जानकारी मिलती है। यू विल रियलाइज कि काफी लोग जमीन के रास्ते से आए, काफी लोग इनफैक्ट समुद्र के रास्ते से आए। जैसे फाहियान जो सबसे पहले आया, वो बताता है कि वो बंगाल के रास्ते से वापस गया, और कहते हैं कि वो बोट के अंदर जा रहा था और बोट में समुद्र में तूफान आ गया, एंड बिकॉज ऑफ द तूफान, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, उसने इंडिया के अंदर बहुत सारी जो बुक्स और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट की थी, वो सब समुद्र में डुबा के उसको जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो कैप्टन ने कह दिया कि सर अगर आपने यहाँ पे सब कुछ चीजें बोट के अंदर रखी तो बोट डूब जाएगी, बोट में पानी भर गया है। फाहियान इंडिया के अंदर जब आता है तो ही विल गो बैक वाया द साउथ ईस्ट एशिया रूट। तो वो यूं करके वापिस चाइना की तरफ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब चीजें भी हमको एनसीईआरटी बताती है। तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फाहियान किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कराता है। ये भी चीज हमको एनसीईआरटी में पता चली। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ह्यूएनसांग था। वो जमीन के रास्ते से आया और जमीन के रास्ते से ही इंडिया के बाहर चला जाएगा। ही केम वाया द लैंड रूट एंड ही वेंट वाया द लैंड रूट एज वेल। बहुत सारी चीजें वो यहां से लेके जाता है, और खास करके जो संस्कृत के अंदर बुद्धिज्म का लिटरेचर लिखा गया था उन सब के बारे में फिर चाइनीज ट्रांसलेशन करेगा। ह्यूएनसांग की एक खासियत बता देता हूं मैं। अभी रिसेंटली महाबलीपुरम अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये जो महाबलीपुरम नाम की जगह है, वहां पे शी जिनपिंग और मोदी साहब मिले थे, और वुहान के बाद महाबलीपुरम के अंदर इनकी सेकेंड मीटिंग हुई थी। ह्यूएनसांग एक्चुअली विजिटेड दिस प्लेस कॉल्ड एज महाबलीपुरम। ये उसका सिग्निफिकेंस है। ह्यूएनसांग विजिटेड दिस प्लेस कॉल्ड एज महाबलीपुरम। और आपके इसके पहले चाउ एन लाई जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे सबसे पहले वाले, वो भी महाबलीपुरम के अंदर आके एक बार मीटिंग कर चुके हैं। तो चाइनीज का जो इंडिया के साथ रिलेशन है महाबलीपुरम से बहुत लंबे समय से, इसी के कारण ये मीटिंग भी महाबलीपुरम के अंदर होती है। ये आपको किताब में नहीं दिया गया था, पर आपको ये समझा रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये शी जिनपिंग के बारे में पता होना चाहिए। इन लोग ने नालंदा के बारे में हमको बताया, क्योंकि ज्यादातर जो चाइनीज लोग थे वो नालंदा के अंदर रुकते थे, और नालंदा के अंदर आपकी एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी,
और ये बुक ने हमको बताया कि नालंदा का क्या सिग्निफिकेंस था, नालंदा के अंदर कैसे पढ़ा जाता था, नालंदा के अंदर किस तरह से आपके टीचर और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप डेवलप हुए, इंक्लूडिंग इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरह से फिलोसफिकल डिस्कशंस होता था। ये नालंदा का इंपॉर्टेंस था। नालंदा वाज बेसिकली डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कुमारगुप्त करके राजा था, ये इनफैक्ट नालंदा को डेवलप करेगा। फाहियान नालंदा नहीं जाएगा, ह्यूएनजांग नालंदा जाएगा, क्योंकि इसके दौरान ही नालंदा का डेवलपमेंट हो चुका था। ठीक है, हर्षवर्धन भी नालंदा को पेट्रोनाइज करता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चैप्टर हमको भक्ति मूवमेंट की भी जानकारी देता है। जब इंडिया में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब बुद्धिज्म इतना डेवलप हो रहा था, उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट भी शुरू हो गया था। अब भक्ति क्या है प्रिसाइसली, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप एक भगवान के साथ इंटरकनेक्ट कर दो, अपने आप को जुड़ जाओ, उसे हम लोग भक्ति कहते हैं। एनसीईआरटी ने हमको बताया द वर्ड भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड भज, मीनिंग टू डिवाइड और टू शेयर। उसका मतलब ये हो गया कि आप अपने भगवान के साथ किस तरह से रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो, उसी की ही जानकारी देता है। और कहा जाता है कि द डिवोटी ऑफ द गॉड वाज नोन एज भक्त और भागवत, और कहते हैं कि उसके जो विचार थे वो सब भगवान को दिए गए। ये भक्ति जो होती थी, उसी के कारण जो अरब लोग इंडिया के अंदर आए 7th 8th सेंचुरी के आसपास, अरब्स ने कहा द पर्सन्स हु आर लिविंग on the eastern side or on the western side, the persons who are living on the eastern side of the Indus, on the eastern side of the Indus are known as Hindus. Getting my point or not? यहां से आपके हिंदू नाम का जो शब्द है वो यूज होता है। ये तो 8th सेंचुरी में यूज किया गया था, बट कहते हैं कि जो इंडस नदी है उसके इस साइड रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, क्योंकि ये लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। ये भी हमको जानकारी मिलती है। ये भक्ति जो है, भक्ति का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये भगवत गीता के अंदर भी इसका मेंशन मिलेगा, जहां पे एक बार अर्जुन बहुत ही कंफ्यूज था कि भाई क्या किया जाए। तब कृष्ण ने कहा था कि तू मेरे अंदर विश्वास रख, मैं तुमको सही रास्ता दिखाऊंगा, और यही भक्ति है। आप भगवान को समर्पित कर देते हो, यू डिवोट योरसेल्फ टू द गॉड। और इसी के कारण जब भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन हुआ इंडिया के अंदर, तो अलग अलग भगवान को पूजा गया। You will see precisely many gods were worshipped, including Vishnu, Durga और different physically gods। और इसी के कारण जब भक्ति का ओरिजिन होता है तो बहुत सारे लोग, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी इंसान होगा वो भक्त के रूप में मानेगा। डेइटी वर्शिप मतलब आइडल वर्शिप की शुरुआत हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और कहा गया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सब लोग भक्ति कर सकते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन द आइडल वर्शिप स्टार्टेड इन दिस कंट्री। आइडल वर्शिप आपका पोस्ट मॉडर्न इंडिया में काफी बढ़ता है, और ये आइडल वर्शिप की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां मिली। ये एनसीईआरटी के अंदर हमको पता चला है कि किस तरह से आइडल वर्शिप चलता है, किस तरह से लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, इंक्लूडिंग भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत हमको पता चलता है कि एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था अप्पार। अप्पार वॉज अ वेलल्ला। वेलल्ला मतलब मैंने आपको लैंड ओनर बताया है, फार्मर के रूप में, जो शिवजी की भक्ति किया करते थे, और उन्होंने पोएम्स भी लिखी। तो जब भक्ति बनेगा, जब भक्ति होगी, अलग अलग रूप में भगवानों को लोग मानेंगे। कोई मूर्ति लिखेगा, कोई मूर्ति बनाएगा, कोई आर्किटेक्चर बनाएगा, कोई कविता लिखेगा। तो यू विल सी एज अ पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट, यू विल रियलाइज कि अलग अलग प्रकार के लिटरेचर, अलग अलग प्रकार के आर्ट फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनना शुरू हो गई। और एनसीईआरटी के द्वारा ही हमको एक अभी स्टैच्यू मिला। ये स्टैच्यू विष्णु भगवान का है, पर विष्णु को वराह अवतार में दिखा गया, बोर अवतार। एंड कहते हैं कि विष्णु ने यहाँ पे मदर अर्थ को यहाँ पे उठाया हुआ है। ये स्कल्पचर के द्वारा हमको पता चलती है कि कितनी सारी रीजनल वेरिएशंस भी आपकी भक्ति के अंदर थी। ठीक है, तो लोग भगवान को मानते थे, अलग अलग फॉर्म में मानते थे, अलग अलग रूप में मानते थे, अलग अलग साहित्य में मानते थे, लिटरेचर में मानते थे। ये सब कुछ चीजें हमको भक्ति के द्वारा पता चलती है। ठीक है, ये चैप्टर के अंदर इतनी चीजें थी। ये भक्ति को मैं और एलैबोरेट करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हो जाएगी। आपको ये सेशन कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दो स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन द अनअकैडमी प्लस, मोस्ट वेलकम। डिटेल के अंदर कराऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव कराऊंगा। मेरे अलावा 80+ एजुकेटर्स आपको प्लस के ऊपर मिलेंगे, जो लाइव क्लासेस लेते हैं, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन आंसर, डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू अनअकैडमी प्लस। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, 2 साल का, 1 साल का 40,000 है। यूज माई कोड PN लाइव
इट विल कम टू 36,000 PN लाइव। याद रखिएगा, जिनको भी लेना हो PN लाइव बताइएगा। वहां पे 2 साल का 64,000 है, बट इफ यू वांट टू यूज माय कोड PN लाइव, सब्सक्राइब करो, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। ये भक्ति मूवमेंट को और भी डिटेल में करा सकता हूं, और डिटेल में, पर यहाँ पे आपको ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा मैंने आपको NCERT की समरी एक चैप्टर की दिया है 5 पेजेस के अंदर। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बॉम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। व्हेन यू कम टू द प्लस मॉड्यूल, 1-to-1 सेशंस हो पाएंगे। PN लाइव याद करना भूलिएगा, इनफैक्ट इसको यूज कीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। ऐप स्टोर के ऊपर जाओ, प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो, फिर से रिवीजन करना हो देख सकते हो। ये सब कुछ चीजें आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिलती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, और मीनियंस की तरह हैप्पी हो जाइएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा हमको फीडबैक फॉर्म के अंदर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स को PDF को लेकर डाउट है उनको बोल देता हूं, बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो। मेरे को सब्सक्राइब करना हो, मेरे कोर्स में ज्वाइन करना हो हिस्ट्री के अंदर, मोस्ट वेलकम, वहां पे ही लिंक मिल जाएगी आपको। इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको PDF भी मिल जाएगा और फीडबैक फॉर्म मिलेगा। प्लीज गिव योर फीडबैक, हमको बताइए कि मेरा सेशन कैसा लगा आपको, और आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज इन द नेक्स्ट क्लासेस एज वेल बेस्ड ऑन योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।